हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपनी धीरधा क्लासेस में। अगर हम आज की क्लास के बारे में डिस्कस करें तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आज के बाद जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा उन सारी वीडियोस में विद इन 1 आवर और या उससे भी कम टाइम में मैं आपके पूरे चैप्टर का एक समरी आपको देने की कोशिश करूंगा कि आपका जब भी कभी एग्जाम आता है या जब भी कोई क्लास में पीरियोडिक टेस्ट होते हैं तो उससे पहले अगर आप उस वीडियो को देख लें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। अकाउंटेंसी में क्या होता है बच्चे, सबसे ज्यादा लोग भूलने लगते हैं। आपने एक बार कोई चैप्टर करा, आपने उसको 15 से 20 दिन अगर नहीं छुआ तो आपके दिमाग से चीजें टाइम टू टाइम पे निकलती जाएंगी। तो उस टाइम के लिए आप इस वीडियो को अगर एक भी बार देख लेंगे तो मान के चलिए आपका लगभग 80% चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं 20% की एश्योरिटी इसलिए आपको नहीं देता क्योंकि आपको पता है कि इतनी सारी चीजों को विद इन आवर आपका खत्म करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए आज हमारा जो चैप्टर है जो हम सब लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3। ये मैं टीएस ग्रेवाल का बता रहा हूं आपको, चैप्टर नंबर 3 टीएस ग्रेवाल अकाउंट्स का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में चेंज इन पीएसआर बोलते हैं। चेंज इन पीएसआर। मेरी राइटिंग पे बच्चों ज्यादा फोकस मत करना, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना। इसका सिंपल फंडा यह है, 3 पार्टनर है एक्स, वाई और जेड। इनकी रेशियो है 3:2:1। नाउ एक्स और वाई और जेड ने डिसाइड करा कि हम अपनी रेशियो 1:1:1 करेंगे। मतलब ये इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि पहले अगर कहीं पर ही 60,000 का प्रॉफिट होता था तो उस 60,000 के प्रॉफिट को एक्स वाई जेड 3:2 में बांटते थे, 30, 20 एंड 10। लेकिन अगर आज 60,000 का प्रॉफिट होगा तो उस 60,000 को एक्स वाई और जेड कैसे बांटेंगे, 20, 20 और 20। तो ये एक तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से बेटा प्रॉफिट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। तो देखो छोटी सी चीज हुई है, 3 पार्टनर हैं आपस में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। तो जब भी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो वो क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस कर लिया। ये ओल्ड और ये न्यू जो आज के बाद रहेगी, ये वो पुरानी वाली चीज जो आज तक थी। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है बच्चों तो सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। फिर हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। फिर हम सारे एसेट्स को रीवैल्यू, लायबिलिटीज को रीअसेस, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करते हैं। फिर उसके बाद जर्नल रिजर्व यानी कि रिजर्व्स का और फिक्टिशियस एसेट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। और देन उसके बाद हम अपना एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर रीवैल्यूएशन, रिजर्व्स और आपका गुडविल या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सारे कॉन्सेप्ट वहां पे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम तो शुरू करते हैं बेटा नंबर 1 कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने क्या करना है आपका, ये आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा सर समझाइए बेटा। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करूं, आपके 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी और इनकी रेशियो है 5:4:1 और ये कौन सी रेशियो है, ओल्ड रेशियो। ठीक है, केस नंबर आपको क्या कह रहा है, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। आपका ये सी कह रहा है ए मुझे 1/5 शेयर दे दे और ए ने कहा ठीक है भैया 1/5 शेयर आप मुझसे ले लो। तो अब क्या होगा, अगर मैं कहूं एज न्यू शेयर तो बेटा ए का ओल्ड शेयर क्या था, ए का ओल्ड शेयर था 5/10। ए ने 1/5 दे दिया, बड़ा दानी इंसान था ये। तो 10, 5 - 2 तो इसका शेयर अब आ गया 3/10। अगर मैं बी के न्यू शेयर की बात करूं तो बी ने ना कोई शेयर दिया ना उसको कोई शेयर मिला, तो पहले भी 4/10 था, आज भी 4/10 रहेगा। और अगर मैं बात करूं सी के न्यू शेयर की तो सी का ओल्ड शेयर था 1/10, उसे 1/5 मिला। एलसीएम 10, 1 + 2 3/10
तो आप देख सकते हैं तीनों के डिनोमिनेटर बराबर हैं। तो जब तीनों के बेटा डिनोमिनेटर बराबर हो तो आप यहां पे ये कह सकते हैं कि आपका ए बी और सी की न्यू रेशियो क्या है? 3:4:3। ये क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सर आप हमें ये बताएं कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। बहुत आसान है। देखो, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूं। ऑलवेज आप एक यूज करेंगे जिसे कहते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड में से न्यू शेयर माइनस करने के बाद आपको पता लगता है कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में देखूं, ए का ओल्ड शेयर कितना था बेटा? ओल्ड शेयर था 5/10 और आज इनका शेयर क्या है? 3/10। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 - 3 2/10 और ये पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर मैं बी की बात करूं तो इसका पहले भी 4/10 था, आज भी 4/10 है, 0, नो सेक्रीफाइस नो गेन। सी का पहले शेयर 1/10 हुआ करता था, आज इसका शेयर 3/10 हो गया। तो 1 - 3/10 माइनस का 2/10 यानी कि ये पार्टनर क्या कर रहा है? आपका गेन। तो ओल्ड माइनस न्यू करने पर कभी भी अगर आंसर पॉजिटिव में आए मतलब वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और नेगेटिव में आए तो वो पार्टनर गेन कर रहा है। तो यहां पे ए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और आपका जो सी है वो आपका गेनिंग पार्टनर है। आपको ये भी नहीं निकालना था तो आप यहीं से देख सकते थे, अगर ए 1/5 दे रहा है तो ए 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है और सी को 1/5 मिल रहा है तो सी 1/5 गेन कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि मैं इसको अब रब करने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए बेटा अब हम अपने सेकंड केस पे मूव करते हैं, दोबारा उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड केस क्या कह रहा है? केस नंबर 2, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। आपको भी पता है ए बी सी की ओल्ड रेशो 5:4:1। अब सी कह रहा है मुझे 1/5 शेयर चाहिए। ठीक है भाई, सी को 1/5 शेयर चाहिए। ठीक है, अब अगर आपके जो सी है उसे 1/5 शेयर चाहिए लेकिन दोनों से इक्वली चाहिए, यानी कि 1/5 का हाफ, यानी कि 1/5 का हाफ वो ए से मांग रहा है और बी से भी कह रहा है 1/5 का हाफ मुझे चाहिए। हमने कहा ठीक है, यानी कि 1/10 ए से 1/10 बी से। तो हमें पता लग गया ए और बी दोनों कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1/10 और 1/10। अब अगर हम आगे चले, हम कहेंगे एज न्यू शेयर। आप मुझे बताओ बेटा, ए का ओल्ड शेयर कितना था? 5/10। इसने कितना से 4/10। मैं बात करूं बी के न्यू शेयर की, बेटा बी का ओल्ड शेयर कितना था आपका? 4/10। बी ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया बेटा? 1/10। तो कितना हो गया इसका भी? 3/10। ठीक है सर। अगर मैं सी के न्यू शेयर की बात करूं तो आप सबको पता है सी का ओल्ड शेयर था 1/10, इसको 1/10 एक से मिला, 1/10 एक से मिला, तो आंसर हो गया 3/10। तो आपके ए बी और सी की न्यू रेशियो होगी 4:3:3 और आप कह सकते हो जहां ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 और सी गेन कर रहा है 2/10 और 2/10 का मतलब 1/5 भी होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए बेटा अब हम आगे चलते हैं और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें अपने केस नंबर 3 की, केस नंबर 3 की क्या कहानी है? एबीसी इनकी फ्यूचर रेशो इक्वल है, यानी कि आपको साफ साफ बोला है ओल्ड रेशो 5:4:1। ओल्ड आपकी जो न्यू रेशो है एबीसी की 1:1:1, इसे हम कहेंगे न्यू। आपको न्यू भी पता है, ओल्ड भी पता है, आपको सिर्फ क्या निकालना है? गेन और सेक्रीफाइस। तो मैंने आपको बताया ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर 5/10,
-1/3। अगर मैं बात करूं बी की 4/10 -1/3, और अगर मैं सी की बात करूं तो 1/10 -1/3। तो 30 15 -10 5/30 हो गया। 30 12 -10 आंसर इज -2 सॉरी ठीक है, तो इसका 2/10 आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो 30 10 -7/30। तो आपको सीधे सीधे पता लग गया ए सेक्रीफाइस कर रहा है, आपका जो बी है ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, और सी क्या है, गेन कर रहा है। जब दो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं और इनके डिनोमिनेटर भी बराबर हैं, तो इनके ऊपर वालों को मैं क्या लिख सकता हूं, 5:2, यानी कि 5:2 सेक्रीफाइसिंग रेशो है। क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ये होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो, और जो ये अमाउंट आ रहा है इसे कहते हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग रेशो में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो चलिए केस नंबर 3 भी आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने केस नंबर 4 की तरफ। केस नंबर 4 कह रहा है कि C acquires 1/10 शेयर ऑफ X एंड 1/2 शेयर ऑफ B। बेटा जो इन्होंने ऑफ कह दिया यहां पे केस नंबर 4 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब C क्या कह रहा है, मैं एक के शेयर का 1/10, हम तो यहां लिखेंगे C एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम A। C अब A से ये नहीं कह रहा कि मैं तेरे से 1/10 लूंगा, C कह रहा है मैं तेरे शेयर का 1/10 लूंगा। तो A का शेयर क्या था, 5/10। 5/10 का कितना लेगा ये, 1/10। 5 2 10, यानी कि 1/20 फ्रॉम A। C इज एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम, आपके शेयर का हाफ लूंगा। B का शेयर क्या था, 4/10, इसका हाफ यानी कि 1/5। चलो ये भी समझ आ गया। अब आपको पता है C A से इतना ले रहा है, B से इतना ले रहा है, तो आओ A का न्यू शेयर निकाल लो। A का ओल्ड शेयर कितना था बेटा, 5/10, और A ने कितना दे दिया, 1/20 दे दिया। तो ठीक है, 9/20 इसका शेयर आ गया। अगर मैं बात करूं B के न्यू शेयर की, तो B का ओल्ड शेयर कितना था बेटा, 4/10, इसने 1/5 दे दिया। इसका एलसीएम लेंगे हम 10, 4 - 2 2/10। और अगर मैं C के न्यू शेयर की बात करूं तो इसका ओल्ड था 1/10, इसे एक पर्सन से 1/20 मिला, एक पर्सन से 1/5, 20 10 2 2 प्लस 1 प्लस 4 7/20। तो इसको भी 20 बनाने के लिए 2/2 कर दो, 4/20। तो रेशो आ गई 9:4:7। तो ये है बेटा आपकी न्यू रेशो। और कोई पूछे गेन कौन कर रहा है, तो गेन कर रहा है C। गेन कितना कर रहा है, इन दोनों को प्लस कर दो, आपको पता लग जाएगा। 1/20 एक से ले रहा है, 1/5 एक से ले रहा है, तो 21 प्लस 5/20 गेन कर रहा है, यानी कि 1/4 गेन कर रहा है वो। और सेक्रीफाइस देखो, इसका 120 है, तो 1/20 आपका सेक्रीफाइस कर रहा है A, 4/20 सेक्रीफाइस कर रहा है B। तो 1:4 क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो बिटवीन A एंड B। तो एक कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो चलिए बेटा, अब सर ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अरे रद्दड़ टॉपिक है बेटा, कुछ नहीं करना। आपको क्वेश्चन कहेगा एक्स और वाई
और Z दो पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3:2:1। अब X, Y और Z ने डिसाइड करा कि इनकी फ्यूचर रेशियो 1:1:1 हो जाएगी। तो ये है ओल्ड रेशियो और ये है आपकी न्यू रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस दिन हमारा ये रेशियो चेंज हुआ उस दिन हम फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन 120। मतलब जिस दिन ये रेशियो चेंज हुई फर्म उस दिन अपने गुडविल की वैल्यूएशन करेगा। और गुडविल की वैल्यूएशन कराना आपको चैप्टर नंबर 2 यानी कि आपका जो गुडविल वैल्यूएशन एंड नेचर है वहां आप सीख चुके हो। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लो। तो फर्म की गुडविल आ गई, ओल्ड रेशो आ गई, न्यू रेशो आ गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ये पार्टनर जब इसको चेंज करेंगे तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। स्टेप नंबर 1 बहुत आसान है, नोट कर लो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। एक्स कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड एक्स का 3/6 है, नया 1/3 है, 6 3 - 2 1/6 पॉजिटिव में आ रहा है तो सैक्रिफाइस है। अगर मैं बात करूं y की तो 2/6 माइनस 1/3, 6 2 - 2 0, नो सैक्रिफाइस नो गेन। z 1/6 माइनस 1/3, यहां आया 6 1 - 2 माइनस का 1/6 यानी कि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो आपका z गेनिंग पार्टनर, x है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इतना सबको समझ आ गया। अब स्टेप नंबर 2 में आपको एक एंट्री करनी है और वो एंट्री होती है क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस हो गई। और सर नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिख देना, बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू गुडविल एडजस्ट कर ली। तो इसके लिए इसको देख के एंट्री क्या बनेगी, हमारा गेनिंग पार्टनर है Z, तो हम लिखेंगे Z कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन लिखेंगे हम, X कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी। सर अमाउंट क्या पूरा 120 लिख दें ना, इसका शेयर है 1/6 जो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करो। तो यहां भी 20,000 20K मतलब 20,000 क्योंकि ये भी 1/6 है। तो पूरी फर्म की गुडविल मत लिख देना, फर्म की गुडविल को गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करना, फर्म की गुडविल को सैक्रिफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करना। जो आपका आंसर आएगा वो यहां पे लिखोगे। और ये कौन सी गुडविल का ट्रीटमेंट है, ये है वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का मतलब जो गुडविल उस दिन निकाली गई है। एक गुडविल और होती है बेटा जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल जो आपकी बैलेंस शीट में अवेलेबल है। उस एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करते हैं, सिंपल, आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगा, बैलेंस शीट में आपको कह देगा गुडविल आपके पास 60,000 है ना। ये x y z है, ओल्ड रेशो 3:2:1, इन्होंने रेशो 1:1:1 कर दी, ये ओल्ड ये न्यू। तो गुडविल 60K है, इसको सीधे क्या किया जाता है, राइट ऑफ। क्या किया जाता है, राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब इसको बुक से हटा दो, क्योंकि बेटा एक बार सिंपल, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैंने किसी का बिजनेस खरीदा 10 लाख में, ठीक है। अब मैंने 10 लाख का जब उसका बिजनेस खरीदा तो मैंने उसे 2 लाख एक्स्ट्रा गुडविल के दिए। ये गुडविल होती है परचेज्ड गुडविल, जिसे मैं बैलेंस शीट में दिखाता हूं, ठीक है। अब आज से 5 साल बाद मैंने अपने फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करी और वो निकली 10 लाख। तो आज अगर मैं अपने बिजनेस को बेचूंगा तो मेरे को गुडविल के 10 लाख रुपीस मिलेंगे। इसलिए बैलेंस शीट में मौजूद गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती। जब आप एक बार गुडविल की वैल्यूएशन कर लेते हो, बैलेंस शीट में मौजूद गुडविल की कोई भी ट्रीटमेंट या वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको सीधे हटा देते हैं। और हटाते कैसे हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो इसके हिसाब से हमें एंट्री क्या करनी चाहिए, ओल्ड पार्टनर थे x कैपिटल डेबिट, y कैपिटल डेबिट, z कैपिटल डेबिट टू गुडविल। गुडविल है 60,000 की, 3:2:1 मतलब 30,
20 और 10, ये ऑलवेज कौन सी रेशो में होगा? ओल्ड रेशो में, कोई सैक्रिफाइस कोई गेनिंग नहीं। और नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, हमने गुडविल को अपने बुक से हटा दिया। ठीक है, तो ये भी याद रखना बेटा, आप पेपर में जरूर आएगा। अब जब हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है तो हम अपने अगले तक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? देखो बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? कुछ नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम होता है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। बेटा आपको पता है, जिस दिन आप अपनी रेशो चेंज कर रहे हो, आप अपने एसेट्स को, आप अपने, ठीक है, आप अपने एसेट्स को और आप अपने लाइबिलिटीज को, एसेट्स को रीवैल्यू करते हो, लाइबिलिटीज को रीअसेस्ट करते हो, और ऐसा करने पर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको भी आपस में पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो सिंपल है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल होता है। क्या होता है? नॉमिनल। डेबिट, ठीक है, डेबिट साइड ये है, इस पहले उसको हम पर्टिकुलर कहते हैं, ये रुपीज हो गया, ये आपका पर्टिकुलर हो गया, ये आपका रुपीज हो गया। तो याद रखना, अगर आपके किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा, आपके किसी भी एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो नुकसान। आपकी अगर लाइबिलिटी, बेटा क्या, लाइबिलिटी अगर आपकी रिड्यूस हो रही है तो बेनिफिट, और अगर आपकी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आपका नुकसान। आपको कोई अचानक से उस दिन अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई, क्या मिल गई? अनरिकॉर्डेड एसेट, तो एक तरह का क्या हो गया? बेनिफिट। और आपको अगर कोई उस दिन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल गई, क्या मिल गई? लाइबिलिटी, तो आपको हो गया नुकसान। उसके अलावा बेटा तीन चीजें और आती हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। रीवैल्यूएशन के प्रोसेस पे अगर कोई भी खर्चा हो गया तो उसकी एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि नुकसान हो रहा है, टू कैश या बैंक, पैसा जा रहा है क्योंकि प्रोसेस में खर्चा हो रहा है। तो यहां डेबिट पे क्या लिखोगे? टू कैश या बैंक। किसके लिए? कोई भी रीवैल्यूएशन का एक्सपेंस हुआ। कभी कभी रीवैल्यूएशन का एक्सपेंस पार्टनर पे कर देता है, तो हमें एंट्री करनी होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। हम उस पार्टनर का कैपिटल बढ़ा देंगे जो रीवैल्यूएशन का खर्चा पे कर रहा है, तो उसमें भी हम यहां लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल। ये भी क्या है? रीवैल्यूएशन का एक्सपेंस। और कभी कभी हम एक पार्टनर को कहते हैं यार सारा काम ये आप देखो, और हम आपको इतनी रेमुनरेशन पे करेंगे या सैलरी पे करेंगे क्योंकि आप ये सारा काम देखोगे, तो इसकी भी एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। जो पार्टनर को सैलरी मिल रही है उसका कैपिटल बढ़ा दिया जाता है, तो टू पार्टनर कैपिटल फॉर रेमुनरेशन या सैलरी। हो गया। क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट का टोटल करो। अगर आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो आपको हो गया प्रॉफिट, तो यहां क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, याद रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो बेटा बाय लॉस ट्रांसफर टू, कौन से? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो में ही रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है। इज इट क्लियर? ये आपका टॉपिक है जो मैंने आपको समझा दिया। अब इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो चलिए बेटा, हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रिजर्व भी है, मैं आपको सिर्फ रीवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बताऊंगा। ठीक है, आशीष, आकाश, अमित तीन पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग को लिख लो। क्या क्या है बेटा? ये आशीष हैं,
आकाश हैं, अमित हैं, इन तीनों की रेशो है 1:1:1। इन्होंने अपनी एक बैलेंस शीट बनाई और बैलेंस शीट इनकी जिस दिन है 2:2:1। आप सबको पता होना चाहिए ये ओल्ड है और ये न्यू है। तो मैं दोनों चीज करके दिखाऊंगा, एक आपको बना के दिखाऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसकी जर्नल एंट्री भी। पहली चीज आपको कह रहा है कि स्टॉक रिड्यूस होकर 125 हो गया। स्टॉक कितने का था बेटा आपका? 140 का। कितने से गिरा? 15,000 से। जब भी नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और जब भी फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज इसका नेचर नॉमिनल है। तो पहली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितने से स्टॉक गिरा आपका? 15,000। और जब भी आपको नुकसान होगा तो इसके डेबिट में क्या लिखोगे? 2। अगला पॉइंट, मशीनरी डिक्रीज्ड बाय 10%। अरे मशीनरी 10% से डिक्रीज हो रही है, 250 की थी 25 हो गई, फिर वही सेम एंट्री। जब भी नुकसान तो याद रखना रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने से मशीनरी गिर रही है बेटा? 25,000 से। कितने से? 25,000 से। तो लेजर में कैसे लिखेंगे? टू मशीनरी और कितना? 25,000। ये भी क्लियर हो गया बच्चों को। अगर मैं एंट्री नंबर 3 की बात करूं, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 62,000। अब आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब की बार रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। कितने से बढ़ रहा है? 62,000। और आप यहां क्रेडिट पे क्या लिखेंगे? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा मैं तो शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कर रहा हूं, पेपर में गलती से भी शॉर्ट फॉर्म का यूज मत कर देना। अब अगर मैं बात करूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपको 5% ऑन सन्ड्री डेटर बनाने, इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है, सुन लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपकी होती है एक लाइबिलिटी, बट इसको क्वेश्चन हमेशा यहां डेटर में से माइनस करके दिखाता है। बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का नेचर क्या होता है? एक लाइबिलिटी का। तो आपके डेटर हैं 80, मुझे लग रहा है 5 पढ़ेंगे तो 80,000 का 5% इज 4,000। तो जो लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देखो बिल्कुल क्वेश्चन में है नहीं, 0 था, अचानक से 4,000 हो गया, तो लाइबिलिटी का बढ़ना बेटा क्या होता है? नुकसान। तो एंट्री क्या होगी फिर नुकसान की? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने का? 4,000 एंड 4,000। तो डेबिट पे क्या लिखोगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल 4,000। हो गया, क्या प्रॉब्लम है? अगला, आकाश कह रहा है कि मैं बिजनेस का सारा काम देखूंगा, इसके लिए मुझे 10,000 क्या चाहिए? रेमुनरेशन। अभी अभी मैंने बताया अगर किसी पार्टनर को रेमुनरेशन दे रहे हैं तो फर्म के लिए नुकसान है, तो नुकसान होते ही रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बट आकाश को कैश नहीं दिया जाता, हम आकाश का बेटा कैपिटल बढ़ा देंगे। कितने अमाउंट से कैपिटल बढ़ा देंगे? 10,000 से। ये रहा 10,000 और 10,000। तो डेबिट पे क्या लिखेंगे? टू आकाश। और कुछ रह गया यहां पे? नहीं। अभी ऊपर और नीचे हमें ऊपर रिजर्व दिख रहे हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ रीवैल्यूएशन की बात कर रहा हूं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन गया। अब आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस। इधर का है 62, इधर का कम ही लग रहा है, तो इधर भी 62 लिखो और इधर भी लिखो 62। और अगर मैं इनको प्लस करूं तो 25 15 कितने होते हैं आपके? 40। 25 और 15 कितने होते हैं आपके बेटा? 40, 44, 54। तो 62 में से 54 अगर गए तो आपका 8,000 का प्रॉफिट है। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किस किस को मिलेगा? आशीष, आकाश और थर्ड वन। इनकी ओल्ड रेशो क्या थी? 1:1:1। तो 8,000 को बेटा, ये काम आपके लिए होमवर्क है, 1:1:1 में बांट लेना, ठीक है? 8,000 को इक्वली बांट देना है प्रॉफिट। और इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? अगर प्रॉफिट है
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट टू, हम लिखेंगे यहां पे आशीष कैपिटल, फिर हम लिखेंगे टू आकाश कैपिटल, और फिर हम लिखेंगे टू अमित कैपिटल, और 1:1:1 में बांट लेना। ये होमवर्क है 8000 को, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं 8000 को बांट के आपको दिखाऊं। इज इट क्लियर? तो यहां पे रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो लास्ट है, जिसका नाम है रिजर्व। एकदम पेपर में आने वाला टॉपिक, 3 से 4 नंबर में, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। तो चलिए बेटा, अब अगर मैं आपको रिजर्व की कहानी बताऊं तो ध्यान से रिजर्व की कहानी सुनना। आपकी बैलेंस शीट में मौजूद हर चीज एसेट नहीं होती और हर चीज लायबिलिटी नहीं होती। अगर आपको यहां दे रखा है जर्नल रिजर्व, आपको दे रखा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, या आपको कभी कभी लिख देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जिसका मतलब होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या इसको हम और आसान भाषा में कह सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या कह सकते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आपको पता है 11th में पढ़ा है, जब भी प्रॉफिट होता था कहां ऐड कर देते थे? कैपिटल में, क्योंकि प्रॉफिट सारा पार्टनर्स का होता है। लेकिन इस साल हमने डिसाइड करा कि हम अपने प्रॉफिट को नहीं बांट रहे, तो हमने उस प्रॉफिट को एज इट इज यहां लिख दिया, जिसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। कभी कभी आपको लिख देगा कंटीजेंसी रिजर्व। तो ये सारे रिजर्व हैं, क्या ये हमारी लायबिलिटी है? क्या हमें इनको पे करना है? अरे जर्नल रिजर्व आजा भाई आजा, अपना पैसा ले जा। नहीं, ये रिजर्व्स हैं बेटा, ये प्योर लायबिलिटी नहीं है। और इस साइड पे बहुत सारी फिक्टिशियस एसेट होती है, जिन्हें कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी आता है। एडवर्टाइजमेंट के वो बड़े बड़े खर्चे बेटा, मैंने आपको गुडविल के चैप्टर में बता रखा है, ये ऐसी एसेट है जो बिकती नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना, नाम देख के ही पता लग जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कभी कभी लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, या इसको हम कह सकते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस। तो ये सारी चीजें बेटा आपकी चल रही हैं। तो आपको करना क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको बेटा इन रिजर्व्स को करना होता है डिस्ट्रीब्यूट, एक सिंगल जर्नल एंट्री। जितने भी रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। सॉरी, यहां पे आप ओल्ड पार्टनर वर्ड का यूज नहीं करोगे, क्योंकि इसमें ओल्ड आप कहोगे ऑल पार्टनर, क्योंकि यहां नया पार्टनर तो कोई आता नहीं है। ऑल पार्टनर कैपिटल, और रेशो क्या रहेगी? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में सारे रिजर्व को बांट दो। जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो, सारे रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में बांट दो। और जो फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट का क्या करना है आपने बेटा? फिक्टिशियस एसेट को आपने राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कैसे करेंगे? आप लिखेंगे ऑल पार्टनर डेबिट टू जितने भी आपके ये फिक्टिशियस एसेट है, जिन्हें हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। और ये कौन सी रेशो में होगा? ओल्ड रेशो में आप करेंगे ये काम। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमें क्या करना है। जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितने भी हमारे फिक्टिशियस एसेट हैं देखते ही राइट ऑफ करना है। एक सिंगल एंट्री आपको पास करनी है, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। आपको देखो यहां जर्नल रिजर्व दिया होगा, आप क्या कहोगे? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में बांट दो। लेकिन हां, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्वेश्चन ऑलवेज लालच देगा, और क्वेश्चन लिखेगा क्या? क्वेश्चन लिखेगा एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। अब आप ये फंड सोच, इसको बांट दोगे। जिंदगी में याद रखना, इसको बांटना मत, ये प्योर लायबिलिटी है।
ये वो लाइबिलिटी है जो आपने गवर्नमेंट को जमा करानी है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड, कुछ आपने इंप्लॉइयों का पैसा काटा, कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करा, और ये पैसा आपको गवर्नमेंट के पीएफ अकाउंट में जमा कराना होता है। अगर आप नहीं कराओगे तो वो आपकी लाइबिलिटी में खड़ा रहेगा। तो ये आपकी कोई रिजर्व नहीं होता कि इसको भी बांट दो, ये प्योर आपकी लाइबिलिटी होती है। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देता है, तो इसको रिजर्व की तरह बांटना मत, ठीक है। अब इसके अंदर दो ऐसे आइटम है जिनका स्पेशल ट्रीटमेंट है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनके क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और आपका ये चैप्टर 80% फिनिश, ठीक है। तो चलिए, ये रहा बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एबीसी 3 पार्टनर है, होंगे एबीसी 3 पार्टनर, क्या दिक्कत है? इनकी रेशो है 5:3:2, कोई दिक्कत नहीं, ये लो 3। अब इनके फ्यूचर रेशो इन्होंने डिसाइड करा कि फ्यूचर में ये 2:3:5, यानी कि ये ओल्ड है और ये न्यू है। अच्छा ठीक है, आपको कह रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, आपकी एक बैलेंस शीट होगी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है? 1,20,000। सर ये क्या होता है? बेटा ऑब्वियस ही बात है, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या आपके वहां कोई इंप्लॉय काम करते हैं तो उनके कॉम्पनसेशन के लिए आप रिजर्व बनाते हो। मान लो मशीन में कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें हाथ ही चला गया उसका, या उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो उसके परिवार को कुछ पैसा देने के लिए या उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए। तो इसके लिए कंपनियां बनाती हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो याद रखना, अगर आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है चेंज इन पीएसआर के टाइम पे और आपके पास कोई क्लेम नहीं आया, तो सारा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे कह रहा है नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, मतलब कितना क्लेम आया नहीं पता, या कोई क्लेम ही नहीं है, दोनों एक ही बात है। अगर कुछ नहीं कहा तो मानेंगे क्लेम ही नहीं है, तो सीधे एक एंट्री वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये बट रहा है किस किस में? ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, और कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। तो 120 डिवाइड बाय अगर मैं 10 करूं तो 12, 60, 36 और 24, खत्म। लेकिन मैं अलग अलग केस बना रहा हूं। केस नंबर 1, सपोज करो अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो क्लेम है वो आ जाता, और वो कितना आ जाता बेटा? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, मान लो अगर आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 60,000 आ जाता, तो आप क्या करते कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 120 है, लेकिन आपने उसमें से क्लेम के लिए कितना निकाल दिया? 60 निकाल दिया। 60 लाइबिलिटी आई, रिजर्व से कवर हो गई, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो बाकी है वो ए, बी और सी बांट लेंगे। जब 60 को ये आपस में बांटेंगे तो 30 इसको मिलेगा, 18 इसको मिलेगा और 12 इसको मिलेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा और बताता हूं। मान लो अब आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन था, तो आप एक एंट्री करोगे कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट की मेरे पे 120 था, और सारा का सारा मेरा कहां चला गया? क्लेम देने में, तो ये भी हो गया। और एक केस में आपको और बताता हूं, अगर आपका केस नंबर 4, आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है? 120, और आपको देना कितना है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, जो कि आप ये, तो 150 की लाइबिलिटी आ गई, रिजर्व है सिर्फ 120, तो आपको 30 का नुकसान हो गया। और कोई भी अगर नुकसान होता है तो वो कहां जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, पहली एंट्री। फिर ये रीवैल्यूएशन का लॉस भी कौन बियर करेंगे? ए, बी, सी। तो रीवैल्यूएशन का जो भी आपको 30 का नुकसान हुआ है, 30 × 10 3, 15, 9 और 6, ओल्ड रेशो में, सारे काम ओल्ड रेशो में हो रहे हैं, तो आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब एक लास्ट चीज बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। वर्कमैन और इन्वेस्टमेंट में से एक क्वेश्चन गारंटेड आना ही आना है, और ये हर चैप्टर में यूज होना है। तो थोड़े से अपने पेशेंस को बनाए रखें बच्चों। कभी भी अकाउंटेंसी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती कि बिल्कुल मैंने शॉर्ट वीडियो बोली और खत्म कर दो, नहीं। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट कवर करने हैं तो आपको एक पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है कि आपके 3 पार्टनर है, एक है एक है अमर, इनकी रेशो है 2:2:1। अब इन्होंने क्या किया? पहले इक्वल थी, सॉरी, पहले इनकी रेशो इक्वल थी,
1:1:1। अब इन्होंने रेशो क्या कर दी अपनी 2:2:1। तो ये इनकी ओल्ड रेशो है, ये इनकी न्यू रेशो है। देखो सिंपल फंडा है, आपको एसेट साइड पे मैं यहां बना देता हूं, एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट गिवन है। क्या गिवन है? इन्वेस्टमेंट 4 लाख की। ये कॉस्ट प्राइस है या बुक वैल्यू आप इसे कह सकते हैं। इधर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, दोनों से क्या होते हैं बेटा? आपकी जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है। मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, और एसेट का गिरना क्या होता है? नुकसान। तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आईएफआर का यूज हम तब करेंगे जब हमें लॉस होगा, और लॉस कब होगा? जब इसकी वैल्यू गिरेगी। तो अलग अलग केस देखो। केस नंबर 1 कह रहा है आपको मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। अगर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं गिरी। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं गिरी तो सारा का सारा आईएफआर टू नितिन, टू तरुण और टू अमर में बढ़ जाएगा इक्वली। 60 है तो 20, 20 और 20, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में कह रहा है मार्केट वैल्यू है, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है? 4 लाख है। अरे भैया, हमने 4 लाख में एसेट खरीदी थी, मार्केट वैल्यू भी 4 लाख है, तो हमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। तो हमें नुकसान नहीं हो रहा, तो अगेन आईएफआर को नितिन, तरुण, अमर में बांट देंगे। 60 है, ओल्ड रेशो क्या है? 20, 20 और 20। बच्चे कह रहे तो बड़ा आसान है, आओ आगे आसान है। तो थर्ड से पहले हम करेंगे फोर्थ केस। अब आपकी मार्केट वैल्यू हो गई बेटा 370, 4 लाख से गिर गई कितने से? 30,000 से। अब आपका इन्वेस्टमेंट गिर गया। तो ध्यान से सुनना, आईएफआर अकाउंट डेबिट, आईएफआर कितना है? 60। लेकिन इस 60 में से आपकी जब भी एसेट गिरती है तो एसेट को क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज कितने से? 30 से। इन्वेस्टमेंट 30 से गिरी। जब भी एसेट गिरती है हम एंट्री करते थे रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट पर, यहां नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पे आईएफआर है, इसको बचाने के लिए आईएफआर है। तो 60 का आईएफआर था, 30 तो यहां चला गया, बाकी 30 जो बच गया वो नितिन, तरुण और अमर बांट लेंगे। सर ये फिफ्थ केस क्या है? यहां पे तो इन्वेस्टमेंट 310 होगी, आओ मार्केट वैल्यू क्या होगी बेटा? 310। इसका मतलब कम से कम आपकी इन्वेस्टमेंट 90,000 गिर गई। तो सर अब क्या होगा? देखो आपका जो इन्वेस्टमेंट है बेटा वो कितने का है? 60 का। और इन्वेस्टमेंट, सॉरी आई एम रियली सॉरी बच्चों, इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा मैं इसे। आपका जो आईएफआर है बेटा वो कितने का है? सर 60 का। आपके जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, क्या गिर गई? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई। टू इन्वेस्टमेंट वो कितने से गिरी? वो गिरी 90 से। तो देखो एसेट की वैल्यू 90 से गिरी, तो 60 तो आईएफआर ने बचा लिया, बट जो आईएफआर नहीं बचा पाया वो कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और वो कितना है? 30। तो ये भी हो गया। और जो रीवैल्यूएशन का लॉस है, वो रीवैल्यूएशन का जो लॉस है नितिन, तरुण और अमर, अमर ही नाम है, हाँ अमर, इस रीवैल्यूएशन के लॉस को 30 को आपस में दुख सहेंगे 10, 10 और 10, क्योंकि ओल्ड रेशो क्या है? इक्वल। अब बचा आपका सबसे खतरनाक वाला केस, जहां पे आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। तो कोई मुश्किल थोड़ी है, बढ़ गई तो बढ़ गई, क्या दिक्कत है? आपका थर्ड केस, आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो गई? एक बार मैं चेक कर लूं बेटा, मार्केट वैल्यू हो गई 424, यानी कि मार्केट वैल्यू बढ़ गई 24,000 से। सबसे आसान, अगर मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो पहली चीज आईएफआर का तो यूज ही नहीं होगा, सारा आईएफआर नितिन, तरुण और अमर बांट लेंगे। कितने का आईएफआर था? 60 का, क्योंकि कोई नुकसान ही नहीं हुआ। अगर आपको कोई नुकसान नहीं हुआ तो सारा आईएफआर बढ़ जाएगा। लेकिन आपकी एक एसेट बढ़ी है, और मैंने बताया था रिवैल्यूएशन में एसेट बढ़ते ही एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। एसेट बढ़ रही है और हमें क्या हो रहा है? फायदा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। कितने का फायदा? 24 का फायदा। और फिर इस 24 के बेनिफिट को रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके नितिन, तरुण और अमर, 24 है, इक्वल कितना होगा? 8, 8 और 8। तो बेटा यही है आपका चेंज इन पीएसआर का कॉन्सेप्ट।
अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि करोल बाग में डायरेक्शन टू सक्सेस के नाम से है और जीटीबी नगर में एक्सलेंस सेंटर के नाम से है। तो उम्मीद करता हूं आपका दिन खुश रहे बेटा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।